चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। और डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर को कमांड करने के लिए आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, मतलब ऐसे कंसेप्ट देखोगे तो बहुत ही प्रिसाइज है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको इंटीग्रेशन जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड कब लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग रहेगा तब। अब इसमें आप इंटीग्रेशन जैसे पढ़े ही होंगे, तो इंटीग्रेशन में तो आपको सारा कंसेप्ट अगर पता है, तो इसके क्वेश्चंस में क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सबसे पहले आ जाता है मान लो ऑर्डर एंड डिग्री, हालांकि कम पूछता है लेकिन कभी कभी ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा आपको। तो ऑर्डर डिग्री के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया ऑर्डर एंड डिग्री का, तो आपसे पूछा है कि बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। पहले जे में पूछ चुका है क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको बोला 1 + d2 by dx2, ठीक है, 1 + d2 by dx2, और यहाँ पे दे दिया आपको सपोज पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया सपोज 1 + dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ दे दिया गया पावर ऑफ 5/6, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बताओ ये जो है इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो देखो ऑर्डर तो आप आसानी से लिख दोगे, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, ये बहुत आसान है। तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये तो इजी है, ये आप कर लोगे। अब डिग्री जब निकालना होता है तो सिंपली क्या होता है कि आपको देखना होता है कि ऑर्डर जो आप लिखे हो उसके पावर में कितना है, और ये तब करना होगा जब आप ये पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लोगे। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5/6 है, तो क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि ये 6 कैंसिल होकर के 5 में आ जाए और यहाँ पर 18 हो गया। इसका मतलब 1 + d2 by dx2 पावर 18 हो गया। मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है 18 हो सकता है, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑर्डर जिसका निकालते हैं उसी का डिग्री देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये सिंपल इस तरह क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। पर ऑर्डर डिग्री को सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वेरिएशंस बहुत है डिग्री में, खास करके ऑर्डर तो आसान है देख के पता कर लोगे, लेकिन डिग्री को थोड़ा ध्यान से करना। जैसे स्क्वायर रूट वगैरह होगा तो वहां पर देख लेना कि उसको पहले स्क्वायर रूट वगैरह कैलकुलेट कर लेना है ना। इसके अलावा जो रेडिकल्स वगैरह होते हैं उसको वहां से पहले हटाना होगा। जैसे आपको log ऑफ dy by dx आ गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री डिफाइन ना भी हो, कोई जरूरी नहीं कि डिग्री डिफाइन होगा ही होगा। तो इसीलिए आपको ये इनको ऑर्डर डिग्री को एक बार देख लेना। बाकी बहुत ईजी होता है, रेयर केस में पूछता है लेकिन पूछता है, तो आपको यहाँ पर इन चीजों को, क्योंकि पहले पूछ चुका है तो आपको पूछ ही सकता है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, ताकि आपको क्या होगा किसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, खास करके डिग्री के लिए। तो डिग्री के लिए क्वेश्चन जो होता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको क्या करना होगा कि फॉर्म करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो y = आपको लिख दिया गया सपोज ax² + b, और आपसे बोला गया कि बताओ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर किसके इक्वल होता है, ऑर्डर इक्वल होता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इक्वल करते हैं ऑर्डर, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी ध्यान रखना होता है, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये आपको दिखना नहीं चाहिए। जैसे मान लो इस एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा a, x² कितना हो जाएगा 2x प्लस b का क्या हो जाएगा 0। तो आपका ये आ गया। अब यहाँ पर देखो तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट था, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते थे। इसका मतलब इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। अब इसके बाद क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो d2 by dx2 अगर निकालोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो है ये तो आ गया आपका 2x के इक्वल हो गया। अगेन डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आ जाएगा आपका 2a, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी 2a के इक्वल है। अब यहाँ पर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो अब ये 2a कैलकुलेट करना होगा। तो 2a कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, इसको यूज कर लो। यहाँ से 2a के वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x × dy by dx इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो गया d2 by dx2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/x × dy by dx। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x d2 by dx2 माइनस ऑफ dy by dx माइनस ऑफ dy by dx इक्वल्स टू 0। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करना होगा। जैसे आपको बोलेगा फैमिली ऑफ सर्कल दे रखा है, तो बताओ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना कि पीवाईक्यू जो है आपका, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इसी से क्वेश्चन करना, ठीक है, कोई बुक से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी होता है ये टॉपिक। लेकिन पीवाईक्यू का जो है 10 क्वेश्चन कम से कम बना लेना, ठीक है, या 4-5 क्वेश्चन भी कम से मिनिमम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन जो क्वेश्चन है
ये आसान होता है, इसको आप छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस आप ध्यान रखना कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है यही क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो है आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ना आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर अगर आप ठीक से नहीं पहचान पाए तो फिर गलत हो जाए, क्योंकि इसमें ऑर्डर का जैसे देखोगे तो दिक्कत आ सकता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई पूछ दे y इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया ax², सेम क्वेश्चन है, प्लस ऑफ b1 प्लस b2, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो अभी भी ऑर्डर 2 ही होगा। ये दोनों जो है ना सेमी आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग नहीं है, तो इसका ऑर्डर 2 ही होगा। लेकिन अगर y इक्वल्स टू, अगर आपको ऐसा आ गया ax² प्लस b1x प्लस b2, अब इसका देखोगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 3 हो गया, तो इस सिचुएशन में इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सारी बात एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, तो एक बार जरूर देख लेना इसको ठीक से, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। तो बहुत इजी होता है, इतना कुछ नहीं है, ये टॉपिक बहुत आसान है। फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब आसानी से बन जाएगा। तो पीवाईक्यू जो है ना, आप एक बार जरूर 5-7 क्वेश्चंस करके देख लेना पीवाईक्यू से, ताकि आपको सारा चीज एक बार ध्यान आ जाएगा और क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट जो है बहुत आसान होता है। तो ऑर्डर एंड डिग्री और ये जो आपका फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बहुत बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि आपको मेथड होता है। ठीक है, तो मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेथड जो होता है सॉल्यूशंस करने के लिए, उसमें 3 मेथड होता है। एक जैसे होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड पढ़ते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े हो गया आप। इसके अलावा दूसरा जो मेथड होता है, ये होता है आपका वेरिएबल रिड्यूसिबल। वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। और फिर आ जाता है आपका यहाँ पर तीसरा आ जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चंस जेईई में कम चांस से रहता है, मतलब अगर आगे भी गया तो उसको इजी क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल जो है आपका मतलब बहुत आसान होता है। मतलब अगर वेरिएबल सेपरेबल की बात करो तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, जो dy बाई dx इक्वल्स टू fx इंटू fy के फॉर्म में हो। ठीक है, या फिर fx बाई fy के फॉर्म में हो। इसमें क्या कर सकते हो आप कि आप सेपरेट कर सकते हो, है ना, इजीली सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो वेरिएबल रिड्यूसिबल है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जेईई के क्वेश्चन देखोगे तो 90% क्वेश्चन जो होगा इसी दोनों के ऊपर होगा। आपको सॉल्यूशन वाले जितने क्वेश्चन होंगे इसी के ऊपर होंगे क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको अगर मान लो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आ भी गया, वेरिएबल सेपरेबल का जो क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि आपको लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। लेबनीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन हो, जैसे 2025 में भी देखो क्वेश्चन, तो उसमें क्या लेबनीज थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अभी क्वेश्चन देखे होगे, यहाँ पे क्वेश्चन रहा होगा 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ दे रखा था 1 to x ft इंटू डी टी। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया था, सपोज x इंटू एफ एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 5f(x) ऐसा कुछ दिया था, माइनस ऑफ 3, इस तरह का क्वेश्चन था। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि पहले आपको यहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। लेबनीज थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो लेबनीज थ्योरम आपको सिंपली ध्यान रखना है कि लेबनीज थ्योरम में ये कंसेप्ट लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व करो तो बन जाएगा। तो ये 2025 में 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, तो आपको लेबनीज थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। अब लेबनीज थ्योरम जैसे कि देखिए, लेबनीज थ्योरम क्या होता है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम जो है ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू साई एक्स। ठीक है, 5x टू साई एक्स, है ना, और एफ टी डी टी आपको दे रखा हो। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस ऑफ एफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, एफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन जेईई में क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और 2025 में भी यूज किया गया, तो 2026 में भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। तो करना क्या, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना, फिर आप इसमें से इस तीनों में से कोई फॉर्म पर आएगा आपका क्वेश्चन, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक ये नहीं लगाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व आगे होगा ही नहीं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये लेबनीज थ्योरम जो है बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप इजिली ध्यान रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये लिमिट वगैरह में भी यूज होता है, तो ये बहुत ज्यादा आसान सा कंसेप्ट को आप ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एक एक करके आपको समझना पड़ेगा, वो वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो वेरिएबल सेपरेबल में क्या है कि एक दो कंसेप्ट होता है जो बोर्ड लेवल का होता है, जो कि बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। सॉरी, वेरिएबल रिड्यूसिबल की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल रिड्यूसिबल जो है आपका। वेरिएबल रिड्यूसिबल जो होता है, इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है, इसमें
आपको बेसिक लेवल एक क्वेश्चन होता है, एक होता है क्वेश्चन थोड़ा हटके होगा। अब बेसिक लेवल क्वेश्चन में जैसे होता है, आप जैसे पढ़े होगे कि वेरिएबल रिड्यूसिबल किसके लिए लगता है, होमोजेनस इक्वेशंस के लिए। अगर होमोजेनस इक्वेशंस फॉर्म में नहीं है तो आपको ये नहीं लगेगा, होमोजेनस इक्वेशंस के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया dy बाई dx, ठीक है, जैसे आपको लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2xy लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसका पावर सेम, इसका होमोजेनस का मतलब क्या होता है, इसका पावर सेम हो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पावर सेम है, यहाँ पर 2 है पावर। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आप पढ़े भी होंगे कि y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना होता है। y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करके v यहाँ पर वेरिएबल है, ध्यान रखना आपको, आप इसको सॉल्व कर लेते हो। ये क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन इजीली, क्योंकि ये होमोजेनस फॉर्म में है ऑलरेडी, और ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन समटाइम क्या होता है कि इस तरह क्वेश्चंस आपको यहाँ पर y इक्वल्स टू वी एक्स है, अच्छा इसमें एक चीज और भी हो सकता है कि आप चाहो तो x इक्वल्स टू वी वाई भी पुट कर सकते हो, है ना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जैसे आपको dx बाई dy के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, तो x इक्वल्स टू वी वाई भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये हालांकि क्वेश्चन में डिपेंड करता है, जैसे अगर आपको मान लो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल जब लगाओगे, मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दे रखा है जैसे dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx इक्वल्स टू आपको दे दिया log ऑफ y बाई x के फॉर्म में, log ऑफ y बाई x कुछ इस तरह क्वेश्चन है, प्लस समथिंग लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन y की जगह हम लोग vx पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर x बाई वी वाई लिखा हुआ है, x बाई वी वाई, x बाई वाई लिखा हुआ है, तो x बाई वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या करना, आपको x की जगह वी वाई पुट कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन तो आसान है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं जनरली कि y इक्वल्स टू वी एक्स, x इक्वल्स टू वी वाई दोनों सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, आप दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट करोगे बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस जो होता है कभी कभी x इक्वल्स टू वी वाई से बनेगा, कभी y इक्वल्स टू वी एक्स से बनेगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली 2-3 सिचुएशन में, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल और लॉग, ये जो है आपको ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चंस, ट्रिगो वाले क्वेश्चंस, लॉग वाले क्वेश्चन और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस, ये तीनों का देख लेना कि जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है। अगर आपको मान लो साइन ऑफ y बाय x के फॉर्म में है, ठीक है, इसका मतलब y की जगह vx पुट करना, आपको y की जगह vx पुट करना है। जैसे log ऑफ y बाय x के फॉर्म में है तो vx y का vx पुट करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया आपको e की पावर y बाय x, या आपको लिख दिया log ऑफ y बाय x, तो इस तरह का रहेगा, तो y का vx फॉर्म करके सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से रहा कि आपको यहाँ पर दे दिया गया सपोज e टू द पावर x बाय y इस फॉर्म में रहा, या फिर साइन ऑफ x बाय y ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, या log ऑफ x बाय y लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि x के जगह vy सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, x के जगह vy सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस में इतना ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे कि फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये कंसेप्ट को ध्यान रख के सटीक तरीके से देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। अगर इंटीग्रेशन आता है आपको और आपको ये पता चल जाए कि कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि मेथड जो है ना, कौन सा सॉल्व लगाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि आपको, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आप मेथड सही से नहीं लगाओगे तो फिर क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर आपका काफ़ी सारा टाइम ले लेगा ये। तो इसीलिए थोड़ा ये सॉर्ट आउट करके जाना, क्योंकि इसके ऊपर जेई जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज करता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आप ये सॉर्ट आउट करके रखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसान रहेगा और क्वेश्चंस बनाना ईजी हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि देखिए, आप तुक्का से नहीं चल सकते। यहाँ पर क्या होता है, कई लोग सोचते हैं ना कि मतलब ये नहीं तो ये मेथड लगाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है। आपको क्वेश्चन देख करके पहली बार में डिसाइड करना होगा कि जो हमें ये मेथड लगाना है, क्योंकि अगर सिर्फ तुक्का से चलोगे तो दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कंफर्म है कि x इक्वल्स टू वी वाई लगाना है। क्यों लगाना है भाई, इसीलिए क्योंकि साइन 1 बाई वी हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दोगे तो होगा क्या, ये 1 बाई वी हो जाएगा और उस सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। देन क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सब चीज को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग जेई में जो है ना, क्वेश्चंस जब भी आप बनाओ तो उसमें क्या है, क्वेश्चन देख करके पहले आप समझ लो कि भाई किस तरह से बनेगा, ठीक है। ब्लाइंडली आप फॉलो मत करो कि ब्लाइंडली आप किसी मेथड जा रहे हो, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपका वो टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा फिर क्या होगा कि अदर क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इसीलिए आप क्वेश्चन को जब देखते हो तो उसमें आप सटीक तरीके से जाओ। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अगर आप चीज़ों को सही से देख के रखे हो, पीवाईक्यू बनाए हो, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करना, मतलब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। अब इसमें ये तो हो गया कि आपका होमोजेनस फॉर्म में है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा जहां पर होमोजेनस फॉर्म में वो है नहीं क्वेश्चंस। जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि dy बाई dx इक्वल्स टू, मान लो आपको दे दिया a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है a2x प्लस b2y प्लस ऑफ c2, ठीक है।
ऐसा कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा। अब इस फॉर्म में रहेगा तो क्वेश्चंस में क्या करना होगा आपको कि आपको देखना है कि एक्स वाई का जो रेशियो है a1/a2 है ना, यहाँ पर b1 और b2 के बराबर है कि नहीं। अगर आपको लगता नहीं है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पहले इसको रिड्यूस करके होमोजेनस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर x के जगह जो आपको मेथड होता है x प्लस एच पुट किया जाता है, y की जगह y प्लस के पुट किया जाता है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर दे दिया गया सपोज 6x - 2y - 7, ऐसा दे दिया आपको। यहाँ पर लिख दिया आपको 3x प्लस ऑफ y, 3x प्लस ऑफ y है, और यहाँ पर मान लो आपको दे दिया गया सपोज है ना 3x प्लस ऑफ फॉर एग्जाम्पल 2y ले लो है ना, प्लस ऑफ 4 है। अब आपको बोलेगा इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे, इसका रेशियो देखो 6/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/2। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पर y ही है 3x प्लस y, यहाँ पर अगर रेशियो करोगे तो -2/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लो 3 2, ये कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया -2, तो ये दोनों बराबर है नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, x की जगह x प्लस एच पुट करना है, y की जगह y प्लस के पुट करना है। तो ये बात आपको थोड़ा तुरंत समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जितना जल्दी आप रिएक्ट करेंगे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप y को vx डायरेक्टली पुट करोगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि vx कॉमन नहीं आ पाएगा, और यहाँ पर 7 भी है, तो ये क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। तो इसमें थोड़ा सा आप ये चेक जरूर कर लेना, जब भी ऐसा कब चेक करना, जनरली अगर आपको इसके साथ कोई कांस्टेंट भी रहे, जैसे 6x - 2y 3x प्लस y रहता है, इसके साथ कांस्टेंट नहीं रहता तो चल जाता काम y को vx पुट करके। लेकिन 6x - 2y 3x प्लस y कुछ इस तरह से xy के फॉर्म में आपको मतलब दिख तो रहा है कि ये जो है आपका होमोजेनस फॉर्म में है xy, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना इसको होमोजेनस फॉर्म में आने नहीं देगा। इसके लिए x की जगह x प्लस एच, y की जगह y प्लस के पुट करके देन आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, जैसे यहाँ पर 6x - 2y है, यहाँ पे दिया आपको 3x माइनस ऑफ, यहाँ पे दे दिया गया सपोज y 3x - y, और यहाँ लिख दिया +4। अब आपको बोला गया कि इसको सॉल्व करो, तो इसमें x की जगह x प्लस एच पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो देखो, इसका अगर रेशियो देखो तो सेम है, 6/3 इक्वल्स टू क्या है -2/-1, तो रेशियो कितना आ जाएगा इसका रेशियो देखोगे तो 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, रेशियो सेम है इसका। अब इसका रेशियो जब सेम है तब इस सिचुएशन में क्या करना आप कि जैसे यहाँ पर 3x - y है, ठीक है, जो लोएस्ट वाला वैल्यू है, जैसे यहाँ पर देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के यहाँ पर 3x - y लिख सकते हैं, -7 डिवाइडेड बाय 3x - y प्लस 4। तो इसमें करना क्या आपको कि 3x - y की जगह पर t ले लेना, 3x - y की जगह t ले लेना या v ले लेना, जो लगे कुछ भी ले सकते हो। अब इसके बाद सॉल्व करो, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो ये जो है ना, ये सारी इस तरह क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको क्या होता है कि टाइम वेस्ट करा देता है, तो इसलिए पहले से आप इसको सॉर्ट करके रखो कि क्वेश्चंस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमेशा जो है ना आप ये नहीं कि मतलब कोई भी मेथड लगा देंगे बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सॉर्ट करना है आपको चीजों को, और फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये जो हम आपको 3 मेथड बताए होमोजेनस इसके लिए, वेरिएबल रिड्यूसिबल के लिए, इसको आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये पता रहेगा कि हमें ऐसे ही बनाना है और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म में आपको ये तीनों जो हम मेथड बताए आपको, वो तीनों मेथड को ध्यान रखना है और आपको क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। इसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर बात करोगे तो ये बहुत आसान होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें एक परफेक्ट फॉर्म है और उस फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फॉर्म है कि आपको dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q होता है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि p एंड q जो होगा आर आइदर वेरिएबल ऑफ x, है ना, आर वेरिएबल ऑफ x और या कांस्टेंट, आर वेरिएबल ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बात आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो गया सपोज, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते हो तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाता है, ये आप जानते हो। इसके अलावा आप सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालते हो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक मेथड, एक और प्रोसेस हो सकता है कि अगर आपको dx/dy दे दिया प्लस px इक्वल्स टू q, ऐसा भी हो सकता है। इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, p एंड q जो होगा वो क्या होगा, और आर वेरिएबल ऑफ y, आर वेरिएबल ऑफ y होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ y या कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इजिली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy,
और अगर जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पर हो जाएगा dy प्लस c, ठीक है। और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखिए मेथड में आप तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है मेथड प्रॉपर, आप जितना जल्दी आप रिएक्ट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप जितना जल्दी मेथड को सॉर्ट आउट कर लोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन उतना जल्दी बनेगा और इजीली बन जाएगा आपसे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको क्या करते हो, मेथड को सॉर्ट आउट कर लेते हो और साथ साथ आप इंटीग्रेशन को अच्छे से जानते हो, तो आपको इसके क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आ सकता, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है कि इसका क्वेश्चन ना बने आपसे। तो इसका क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, आप इसको जरूर अच्छे से आप कवर करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान होता है अगर आपको इंटीग्रेशंस और ये मेथड के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो। और मेथड भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है कि आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो इसमें क्या है कि बहुत आसान सा चीज है कि यहाँ पर देखो तो अगर मेथड देखोगे तो बहुत आसान आसान मेथड है, और ये भी क्या है सीधा सीधा मेथड है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ये है, ठीक है। तो अब जेई में इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, जेई में तो मतलब इस तरह की चीजें मिले तो और मतलब बढ़िया बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉर्टेड मिल रहा है चीजें और आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है जा करके। तो यहाँ पर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। लेकिन इसमें क्या है कि इसके अलावा जो क्या होता है, कभी कभी आपको यहाँ पर आ जाएगा कि लगेगा कि क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन वो क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्नौलिस लगाना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि बर्नौलिस तो नहीं है कहीं। अब कैसे समझोगे बर्नौलिस है, तो देखिए अगर dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ है ना पी वाई इक्वल्स टू यहाँ पर दे दीजिए q इंटू वाई के पावर n, ठीक है, n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो समझ जाना कि ये बर्नौलिस के ऊपर जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, और आपको बोला गया कि इसको सॉल्व करो। अब इसमें आपको देखने से लगेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन नहीं बनेगा। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या करना, आपको पहले बर्नौलिस का कंसेप्ट को लगा करके फिर सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो क्या करना, ये जो y है ये पूरा के पूरा इसको डिवाइड कर लेना है ना, ये मेथड ध्यान रखना, यानी इसको डिवाइड कर लेना आप। तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब एक वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स बाय वाई और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एक्स। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, इसमें सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, 1 बाय वाई को टी ले लेना, 1 बाय वाई को टी ले लो या भी ले लो, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे या जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको क्या करो आप, इसके जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स, और ये जाएगा एक्स बाई वाई को हम लोग 1 बाई वाई को टी लिए थे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स टी इक्वल्स टू ये एक्स आ गया, माइनस हटा देना तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स टी और इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस एक्स। अब इसमें t की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यानी यहाँ पर क्या करना आपको कि डी टी बाई डी एक्स आ गया माइनस ऑफ एक्स टी और ये क्या हो गया आपका इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब क्या हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, पी क्यू आपका निकल जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सॉल्यूशन कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना लास्ट में टी की जगह फिर 1 बाय वाई जरूर सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। इस चैप्टर को ऐसा रखो कि मतलब जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि जेई में हमेशा क्या होता है कि मतलब एटलीस्ट आपको टोटल जो है 12-15 चैप्टर जो है ना, 15 चैप्टर मेरे हिसाब से आपको टोटल 11-12 मिला करके स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए 15 चैप्टर। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि 1-1 क्वेश्चन भी अगर हमारा सब चैप्टर से आ गया तो 15 चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो 15 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बन जाएगा हमारा। फिर 2-4 क्वेश्चन हो और मतलब आप लगाओगे जोड़ तो 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। तो ये आपका सबसे बढ़िया तरीका होता है। 15 चैप्टर का आपका जो सॉर्ट आउट किए होगे, जो अच्छा चैप्टर है जो आपको लगता है कि ये मेरा कमांड है, 11-12 दोनों मिला की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको ये चैप्टर को रखना है। इस चैप्टर को इसलिए रखना है क्योंकि देखो इंटीग्रेशन आप पढ़े ही होगे अच्छे से, तो इंटीग्रेशन जब पढ़े हो तो इस चैप्टर को क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन के ऊपर ही है और इसका मेथड देखो तो बहुत सॉर्टेड मेथड है। इसीलिए इस चैप्टर को आप ऐसा रखो कि इसके क्वेश्चन को हम बनाएंगे ही बनाएंगे। आप इस तरह से इसका तैयारी करो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं करना है कि मतलब सोचना है कि मतलब नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं। इसमें आपको क्या करना है कि मतलब फिक्स रखना है कि क्वेश्चन हमें बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए जेईई में क्या है कि आपको जो भी चैप्टर, कुछ चैप्टर ऐसा रखो जिसका क्वेश्चन आप शॉर्ट सोचो कि हम बनाएंगे, ठीक है। वो आपका कमांड होगा चैप्टर, किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा बना देंगे, ठीक है।
लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर लगता है कि 50-50 चांसेस है कि बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, तो उसकी बात अलग है, वहाँ पर नहीं। लेकिन ऐसे चैप्टर जो आपका कनेक्टेड चैप्टर है, जो उस तरह के चैप्टर को आपको हमेशा रखना चाहिए इस तरह से कि इसका क्वेश्चन हम जरूर बनाएंगे। और ये चैप्टर वन ऑफ द ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान काम है, ज़्यादा क्योंकि वेरिएशंस नहीं है ज़्यादा इसमें, और वेरिएशन नहीं है तो क्वेश्चंस मतलब इजीली बन जाएगा आपको, और इंटीग्रेशंस तो आप इजीली मतलब कवर कर ही लिए होगे। तो इंटीग्रेशन भी ऐसा नहीं लगता है कि आप बना नहीं सकते, इसके अंदर इंटीग्रेशन बहुत नॉर्मल लेवल का इंटीग्रेशन होता है, उतना हाई लेवल का भी नहीं रहता है कि आपको क्वेश्चन ना बने, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा तो जैसे उसमें मान लो लेबनीज थ्योरम लग जा रहा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कई बार वो होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, तो वो जो आपको बताएं उसको ध्यान रखना होगा कि भाई हमें उसको कैसे रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके आना है। फिर जो है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो मेथड है, वो दोनों में से कौन से मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये जो है आप ऑब्वियसली तभी सॉर्ट कर पाओगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे उतना बेटर रहेगा आपको, और आप हर तरह क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है ना अभी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। इसके अलावा बर्नौलीज कब लगेगा ये भी ध्यान रखो, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलता जुलता है थोड़ा सा बर्नौलीज। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, कि मतलब आपको लगता है कि मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन लगता बर्नौलीज है। तो आपको वहां पर थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना है कि इस मेथड इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत जल्दी इन चीजों को समझना है कि मतलब कैसे क्या हमें मेथड लगाना चाहिए। और इस चैप्टर में आप जितना जल्दी मेथड को पकड़ेंगे, जितना मतलब फास्ट, उतना ही फास्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब आसान चैप्टर है, इसको जरूर कवर करो और इसको ऐसे चैप्टर में रखो जो आपको एग्जाम के अंदर जाके बनाना ही बनाना है, ठीक है, और आपसे आसानी से बन भी जाएगा।